इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ। आपने जो बार में लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है, लोगों को जो है अपने वकला साहबान को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मुझे फिर एक दफ़ा बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं इस पे कोई बात कर सकूँ 302 पे। तो सबसे पहली जो मेरी जो बात है वो मैं यही शुरू करता होता हूँ कि जो कानून है, लॉ बेस्ड ऑन ए कॉमन सेंस। तो अगर कोई भी आपके पास केस आता है तो सबसे पहले जो भी आपके पास मुकदमा आए, जिस सेक्शन के तहत मर्जी आए, सबसे पहले आप उसको उसकी डेफिनेशन को देखें कि उसमें क्या क्या डेफिनेशन में कौन कौन से अज्जा हैं। तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ 302 पे। 300 पे में है डेफिनेशन दी गई कत्ल की, जिसमें ये बयान किया गया है कि अगर कोई इंटेंशनली किसी को हार्म पहुँचाना चाहे तो और उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर उसकी डेथ काज हो जाए या उसको कत्ल करना चाहे तो वो जुर्म 300 होगा। फिर 300 में उसकी डेफिनेशन दी गई है। 301 में जो है फिर जो है एक फर्दर डेफिनेशन दी गई है कि अगर वो उसको कत्ल ना भी करना चाह रहा हो और किसी और को वो अटैक करना चाह रहा हो और दूसरा बंदा मर जाए तो फिर भी वो कत्ल में आएगा। अब ये 300 और 301 में जो है डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद है 302, जिसमें जो है उस जुर्म की सज़ा का तयन किया गया है कत्ल की का। 302 ए है कि अगर कोई कत्ल करेगा तो कसास उसको एप्लीकेबल होगा, कसास के तहत कत्ल का बदला कत्ल। लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड जो है कत्ल कसास साबित करने का वो पाकिस्तान में राइज नहीं है। तो 302 बी है, जिसमें ताज़ीरी सज़ा बयान की गई है कि अगर वो कत्ल करेगा तो उसको डेथ और लाइफ जो है वो दी जा सकती है। 300 में डेफिनेशन आ गई, 301 में भी डेफिनेशन आ गई, 302 में जो है ये आ गई आपकी सज़ा। अब जो सबसे यहाँ 302 में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो 302 सी है, जिसको आम तौर पर जो है हम जो वकला हैं जो फौजदारी ट्रायल करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि अगर इस 302 सी पे मुकदमा चला जाए तो उसको लेसर पनिशमेंट हो सकती है। 302 सी में ये लिखा हुआ है कि जी अगर कसास साबित नहीं होता तो उसको 25 साल तक पनिशमेंट दी जा सकती है, मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो इसका मतलब ये है कि जहाँ डिस्क्रिशन दी गई हो कि 25 साल तक दी जा सकती है तो फिर वो उसको कोई भी सज़ा दी जा सकती है। 7 साल भी दी जा सकती है, 10 साल भी, और उसको जो है 14 साल भी और 25 साल भी दी जा सकती है। यहाँ ये काबिल ज़िक्र बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये 300 ओल्ड था। 300 ओल्ड में ये था कि अगर 4 अज्जा थे उसके। नंबर 1 था कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो, अगर जो है सडन फ्लेयर अप हो, और फिर अगर सेल्फ डिफेंस को एक्सीड किया जाए तो वो उसको 302 में जो है उसको सज़ा दी जा सकती थी। 302 सी में 302 सी में जो है अब ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है 302 सी की। 300 अमेंड हो चुका है, लेकिन 302 सी को यूनिवर्सल एप्लीकेशन के तौर पर कोर्ट लेती हैं कि अगर 4 अज्जा में से कोई भी एक जुज़ में वो पूरा उतरता हो तो उसकी सज़ा 7 साल से उम्र कैद तक हो सकती है। ये जो है 302 सी बड़ा रेलेवेंट है किसी भी मुकदमे को जो है देखना। सबसे पहले जो भी फौजदारी मुकदमा आए तो आपने ये देखना कि ये बी में फॉल करता है या सी में फॉल करता है, क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेशन के तौर पर जो है इसको जो है कोर्ट्स जो हैं लेती हैं। तो 302 सी में क्या आएगा, उसमें यह है कि अगर कोई एक बंदा अचानक एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है और उनका एक दूसरे में गाली गलौच हो गया और दूसरे ने उठाकर उसको सोटा मार दिया सर पर या कहीं भी मार दिया तो उसको डेथ काज हो गई है, तो फिर ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, सडन फ्लेयर अप है और सिंगल इंजरी है, तो वो जो है कोर्ट्स उसको 302 सी में 7 साल से लेकर उम्र कैद तक कर सकती हैं। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, जैसे सर्कमस्टांस होंगे उसके हिसाब से ही उसको सज़ा दी जा सकती है। 302 सी जो है इसको सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। FIR पढ़ते हुए कोई भी मुकदमा जब आपके पास फौजदारी आता है जिसमें कत्ल है या कोई भी है उसमें FIR है, FIR के सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को आपने पूरे तरीके से पढ़ना है, उसकी जुडिशल फाइल को,
उसके 61 के बयानात को, नक्शे मौके को, मेडिकल को। फिर आपने उसका डिफेंस तैयार करना है। डिफेंस तैयार करने का तरीका ये है कि सबसे बेस्ट डिफेंस जो होता है डिनाइल होता है। कोई भी ऐसा डिफेंस ना दें कि जो आपको प्रूव करना बाद में हो। ऑल दो प्रोसिक्यूशन पे ड्यूटी बाउंड है कि वो उन्होंने अपना केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट साबित करना है, लेकिन डिफेंस जो है आप डिनाइल ही लें तो सबसे बेहतर यही सिचुएशन होती है। अगर कोई डिफेंस दूसरा निकलता हो तो उसको रिकॉर्ड पे रख के एंड पे बेशक बंदा डिनाइल कर देता है। अब ये 302 सी आ गया। सी के बाद जो नेक्स्ट है जी 304 है, जिसमें यह है कि कसास किन सूरतों में जो है कसास की सज़ा दी जा सकती है। उसमें यह है कि अगर वॉलंटरी कन्फेशन अक्यूज़ करे कोर्ट के सामने जाके, तो ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कोई कोर्ट में जाके कहे जी मैंने कत्ल किया है। तो आर्डनरी तौर पर 99% केसेस में ताज़ीरी सज़ा ही कोर्ट्स देती हैं। कसास और दियत जो है, कसास की सज़ा कोर्ट नहीं देती, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड कसास का साबित करने का बहुत हाई है। उसके बाद अगला सेक्शन जो मैं कह रहा हूँ वो है जी 306 और 7। 306 में ये है कि कहाँ कसास एप्लीकेबल नहीं है। वो 3 सूरतें हैं जहाँ कसास एप्लीकेबल नहीं है जी। वो ये है जी, एक तो ये है कि बच्चा जुवेनाइल हो, नंबर 2 इंसेन हो, और नंबर 3 अगर उसने कोई ऐसा अपना ही घर का कोई फ़र्द कत्ल किया हो, जैसे दादे ने पोते को कत्ल किया हो या पोते ने दादे को कत्ल किया, तो वहाँ ये 306 कहती है कि कसास जो है ये एप्लीकेबल नहीं रह जाता। 307 है कसास नॉट इन्फोर्सेबल, और 308 है जो कि कसास एप्लीकेबल ना हो तो उसकी सज़ा दी गई है। अगर जुवेनाइल होगा या उसके साथ जुवेनाइल के साथ इनसेन होगा तो उसको दियत की सिर्फ सज़ा दी जा सकती है 308 के तहत। और अगर ताज़ीरी सज़ा भी देनी हो तो फिर मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स है। अब यहाँ एक बात यह है कि जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो 308 लोग कोर्ट्स जो हैं 308 के तहत सज़ाएँ करती थीं। वो ये जैसे एक खामद अपनी बीवी को कत्ल करता है और उसका अगर बच्चा है तो उसको फिर वो कोर्ट 308 में सज़ा करती थी, क्योंकि वो उसका खुद भी वली होता था बच्चे का, और उसको 25 साल तक सज़ा होती थी, 14 से 25 साल तक। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये होल्ड कर दिया है कि कसास की सज़ा नहीं हो सकती। अगर कोई अपने माँ बाप को कत्ल करे, बीवी को कत्ल करे, तो ताज़ीरी सज़ा ही 302B के तहत होगी। कसास की सज़ा अब जो है वो कोर्ट्स नहीं दे रही। तो मैंने ये सारी बात आपको बतानी है, लेकिन जो मौजूदा चल रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कसास की सज़ा कोर्ट्स नहीं करती, ताज़ीरी सज़ा के तहत ही उसको जो है पनिशमेंट दी जाती है। अब इसके बाद 308 के बाद आ जाता है जी 315। अब ये 315 कदरे सबे अमद है। इसमें ये करार दिया गया है कि अगर कोई बंदा कत्ल करता है स्टोन और स्टिक के तहत साथ, उसमें लिखा हुआ है ऐसा वेपन यूज़ करता है जिसमें उसकी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ कोर्स में उसकी डेथ काज ना हो सकती है इस वेपन के साथ, तो उसकी जो सज़ा दी गई है उसकी लाइफ है और प्लस दियत है। यहाँ जो मैं आपको डिफरेंशिएट एक बात कर दूँ कि कोर्ट जो हैं वो आम तौर पर 302B का ही चार्ज लगाती हैं, लेकिन अगर आप कभी प्रोसिक्यूशन की साइड पे हों तो ये मामला आ जाए स्टोन और स्टिक का, तो आप जो है कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि 315 का चार्ज लगाएं। उसकी एक वजह है, क्योंकि 302B में सिर्फ सज़ा ही होगी उम्र कैद या डेथ, और अगर वेपन ऐसा नहीं है, सोटा है या कोई ऐसा वेपन जिससे काज ऑफ डेथ नहीं हो सकती, तो उसको कोर्ट लाइफ ही करेगी। जबकि 315 में जो है कोर्ट जो है साथ दियत भी करेगी। अगर आप कंप्लेंट साइड से हैं तो कोर्ट ये चार्ज साथ लाजमी ऐड करवाएं कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उसको सज़ा भी होगी और दियत जो है मौजूदा जिस वक्त का भी अकरस होगा उस वक्त की दियत जो है उसको मिलेगी। 2024 की अब दियत 60-70 लाख के करीब है। तो आप अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी। कोई भी केस, क्रिमिनल केस जो है उसके हर एक के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं।
तो आपने ये मद्देनज़र रखनी है बात कि 315 बनती है या 302B बनती है। मेरी है कि कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करेंगे 302B और 315 का चार्ज लगवाएंगे उसको। अब 316 में मैंने 15 की बात कर दी, 16 में उसकी जो है सज़ा दी गई, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि 316 में उसकी सज़ा जो है लाइफ 25 ईयर तक, मैक्स 10 to 25 और प्लस जो है दियत है जी। अब इसके बाद है जी अपना 318 है जी कत्ले ख़ता। कत्ले ख़ता जो है इसमें ये है कि आप अगर, इसमें ये डेफिनेशन में ये दिया गया कि अगर आप किसी को मारना नहीं चाह रहे तो वो कत्ल हो जाता है, तो उसकी सज़ा दी गई है। मसलन अगर कोई बंदा किसी हिरन पर फायर करता है और हिरन को नहीं लगता तो वो दूसरे को जा लगता है। आपने ये देखना है कि ये जो है जो है कत्ले ख़ता में आता है या नहीं। फिर आगे 320-21 है जी अपना रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग। रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग पे भी जो है वो कत्ले ख़ता में ही आएगा। उसकी जो दियत सज़ा दी गई है ज़्यादा से ज़्यादा को जो देती हैं। फिर एक है जी अगर घड़े में कोई बंदा कोई खो देता है और घड़े में गिर जाता है बंदा, तो उसको भी जो है पनिश किया गया है। उसका 320-21 में जाकर ये उसकी जो है आगे पनिशमेंट है। ये जो है 300 से लेकर 320, 21, 22, 23 तक जाती है। 24 में आके जो है वो अगर आ जाती है, अगर किसी को अटैम्प्ट किया जाए तो 324 आ जाती है। तो जो भी आपके पास FIR 302 की आए तो आपने 300 से लेकर 322-23 तक जो है आपने उसको देखना है कि इस जुर्म FIR के मुताबिक कौन सा जुर्म बनता है। ये बुनियादी असूल है फौजदारी का कि जब आपको FIR आती है तो आपको पढ़नी आनी चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके अज्जा क्या हैं और कौन सा जुर्म बनता है। अगर आप इस जगह पे पहुंच गए कि ये आप पहली बात पे ये असेस कर लें कि आपका कौन सा जुर्म बनता है, तो आप अच्छी पोजीशन में होंगे अपने क्लाइंट को मशवरा देने के लिए। और फिर वो जो है ये एडवोकेसी का हिस्सा है कि आपको उसको वो मशवरा दें जिसको आप कल को वही जो रिज़ल्ट आए। क्योंकि अगर आपकी बुनियाद अच्छी होगी, आप अच्छा मशवरा देंगे क्लाइंट को और वो उस पर अगर अच्छा रिज़ल्ट वही आएगा तो आगे जो है आपकी नेकनामी होगी और आपको जो है लोग पसंद करेंगे। मैंने अपनी जो 25-27 साल ज़िंदगी में कभी भी ये कोशिश की है कि जो भी बंदा आए तो उसको पहले फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देख कर, फाइल पढ़ कर उसको वो मशवरा दिया जाए जिसका एंड रिज़ल्ट यही आएगा जो आप पहले पढ़ के मशवरा देते हो। ये टाइम गेनिंग काम ज़रूर है कि आप आते हो, एक आपको काम शुरू में आने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, फाइलें पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद जुडिशल फाइल का पता होना चाहिए, पुलिस फाइल का पता होना चाहिए, 161 का पता होना चाहिए, रिकवरी प्रोसीडिंग का पता होना चाहिए, आपको मुलाजा मौका का पता होना चाहिए, आपको बिला स्केल बास के नक्शे का पता होना चाहिए और मेडिकल एविडेंस का पता होना चाहिए कि मेडिकल एविडेंस क्या कहती है। ये तो हो गई यहाँ तक बात। अब एक जो बड़ी रेलेवेंट बात है कि अगर कोई कत्ल हो भी जाता है तो उसकी एक्सेप्शन भी हैं। वो आपको उसकी एक्सेप्शंस का भी पता होना चाहिए कि आपके पास मुकदमा आ गया तो उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। वो एक्सेप्शन जो दी गई हैं वो 96 से लेकर 106 तक दी गई हैं। 96 ये कहता है कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल है और कोई जुर्म नहीं होगा अगर अपने ज़िंदगी अपनी बचाने के लिए कोई एक्ट किया है। फिर जो आगे है जी 97 ये कहता है कि आपको राइट हासिल है कि आप जो हो, आपको प्रॉपर्टी का भी राइट हासिल है और आपको जो है अपनी सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी का भी हासिल है। आगे जाके 97, 98, 100, 97 और 98 जो है इसमें एक कंडीशन ले डाउन की गई है कि किन सूरतों में आपको जो है, ये सेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, आप पढ़ लेंगे। ये कंडीशन ले डाउन की गई, 2 कंडीशनें ले डाउन की गई हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस का राइट कब हासिल नहीं होगा। नंबर 1 लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा अपना राइट उसको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है
तो उसको जो है सेल्फ डिफेंस का भी हक हासिल नहीं है। कोई बंदा, आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपको कोई रोड़ा मारने की कोशिश करे तो आप उसको गोली मार दे, तो ये आपको हक हासिल नहीं है। आपको थ्रेट होना चाहिए आपकी लाइफ को कि वो जो आप एक्ट कर रहे हो उसके जवाब में, तो आपको ये हक हासिल होना, उतना ही हक हासिल है जितना अगला आप पे अटैक कर रहा है। अगर वो पिस्टल लेके आ रहा है तो आप उसको, अगर उसको जवाब में उसकी कत्ल हो जाता है तो फिर आपको ये राइट ज़रूर हासिल है सेल्फ डिफेंस का। लेकिन अगर कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी नहीं है, बॉडी इंजरी फौरी तौर पर, तो फिर आपको सेल्फ डिफेंस का हक हासिल नहीं है। वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो लगाई गई है वो ये लगाई गई है कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ आपको सेल्फ डिफेंस का हक हासिल नहीं है। फिर आगे जाके जो है बताया गया है कि आपको किन सूरतों में सेल्फ डिफेंस का राइट हासिल है। वो मैं आपको 6 चीज़ें हैं, कुछ बता देता हूँ। एक तो बता दी है कि बॉडीली आपको हार्म होना चाहिए, काज ऑफ डेथ, आपको थ्रेट होना चाहिए कि आपको वो मार देगा। दूसरा आपकी प्रॉपर्टी को होगा। तीसरा वो अगर रेप करना चाह रहा है तो फिर है, अगर सॉडमी करना चाह रहा है तो फिर है। 6 अज्जा दिए गए हैं। उन 6 अज्जा में से आपको सेल्फ डिफेंस बताया गया है कि आपको इन सूरतों में सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। ये है एक्सेप्शंस जो ये मैं आपको रेलेवेंट सेक्शन भी बता दूं। ये 99 पीपीसी है और 100 है पीपीसी का। तो ये 96 से लेकर 106 तक जो हैं ये एक्सेप्शन दी गई हैं कि आपने कत्ल के केसों में क्या आपको राइट्स हासिल हैं। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। 300 से लेकर 324 तक है और उधर से 96 से लेकर 106 तक है। ये कोई भी आपके पास केस आए तो आपने सबसे पहले इनको पढ़ना है। ये नौजवानों के लिए है कि ये आप फौरी तौर पर, अगर आपके पास कोई केस आ जाता है तो आपने उठकर भागना नहीं है। पहले अपनी रिहर्सल करें, अपने आप को उस फाइल को पढ़ें, अपने सेक्शंस को पढ़ें, अपनी पीपीसी को पढ़ें। जब आप पढ़ लेंगे और आपको फाइल पढ़नी आए तो फिर आप जो है पहला स्टेप में कामयाब हो जाएंगे अगले को अच्छा मशवरा देने में। फिर उसके बाद कोर्ट में जो है वो आप उससे अपना डिफेंस तैयार करें। उसके बाद जो है जैसे एविडेंस आती है उसके मुताबिक है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जुडिशल फाइल में डॉक्यूमेंट कौन से लगे होते हैं, ये छोटा सा एक 173 की रिपोर्ट के साथ, उसमें ये डॉक्यूमेंट, कोई भी फौजदारी ट्रायल होगा तो उसमें FIR होगी, उसमें जो है बा स्केल नक्शा होगा, बिला स्केल नक्शा होगा, इंजरी स्टेटमेंट लगी होगी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगी, उसका पोस्टमार्टम होगा या MLC होगा, उसके रिकवरीज़ होंगी और दीगर जो मौके से अगर कोई उन्होंने रिकवरीज़ की हुई हों, ब्लड स्टेन अर्थ है, कोई चलीदा खून खोल है और कोई अगर मौके पे और दीगर मुलाज़ा मौके के दौरान उन्होंने किए हैं तो वो साथ लगी होंगी और मुलाज़ा मौका की कापी लगी होगी। इसके अलावा जो है तमाम एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस करनी होती है उसकी कॉपीज़ जो हैं 161 की सूरत में वो साथ लगी हुई होती हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूँ कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़म को कोई सरप्राइज़ एविडेंस पेश नहीं कर सकता कि वो ऐसी एविडेंस ले आए जिसका मुल्ज़म को नहीं पता। मुल्ज़म को तमाम कॉपीज़ पहले प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। ला ये है कि अगर कोई चलान अदालत में आता है तो 265 F पार्ट 2 के तहत कोर्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट से पूछेगी कि कौन से लोग हैं जिनकी आप एविडेंस कराना चाहते हो। 173 में भी नाम लिखे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोर्ट पूछ सकती है प्रोसिक्यूशन से कि आप कौन से जो है एविडेंस जो कराना चाह रहे हो, और लिस्ट देंगे। लिस्ट पे वो उसको समझ, ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट जो है मुल्ज़म के ख़िलाफ़ केस प्रूव करना है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है कि किसी भी सूरत में मुल्ज़म पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं जाएगा। अब इसलिए जो है प्रोसिक्यूशन ने तमाम एविडेंस को साबित करना है जो मुल्ज़म को, क्योंकि सज़ा इतनी, अगर जुर्म बड़ा है तो सज़ा भी बहुत बड़ी है जो डेथ पेनल्टी की सूरत में मुल्ज़म को दी जाती है कत्ल में।
तो जो अब सेटल हो चुका है कि पहले बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट का लफ्ज़ यूज़ करते थे, अब जो है मौजूदा जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट का लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं कि ऐसा डाउट हो जिससे महसूस हो कि ये इसने जुर्म नहीं किया। ये अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात है, मैं वो आगे जाके आपको करता हूँ। अब ये कत्ल की जो है ये आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी, उसकी एक्सेप्शन भी आपको बता दी हैं। तो अब आती है काइंड ऑफ जो है एविडेंस कौन सी जो हैं ये कोर्ट्स में आती हैं नॉर्मली। एक आती है डायरेक्ट एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस। वो डायरेक्ट एविडेंस ये है कि कोर्ट में वो कोई भी विटनेस या कंप्लेंट आके कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वकूआ देखा है। ये तकरीबन 70-80% FIR इस तरह की होती हैं जिसमें डायरेक्ट एविडेंस का केस होता है। अब यहाँ कुछ ऐसे भी मुकदमात होते हैं जिनमें डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होती, और डायरेक्ट एविडेंस होती भी है तो वहाँ मुल्ज़म अननोन होते हैं। यहाँ दो फ़र्क हैं। एक तो है जहाँ डायरेक्ट एविडेंस हो तो मुल्ज़म अननोन हो तो फिर उनमें जो है ID परेड करवाई जाती है। ID परेड जो है आर्टिकल 22 ऑफ कानून शाद के तहत कराई जाती है। हाई कोर्ट वार रूल्स एंड वॉल्यूम 3 के तहत उसमें प्रोसीजर दिया गया है कि ID परेड के क्या तरीक़ाकार है। ID परेड में जो है पुलिस उसको गिरफ़्तार करेगी, फौरी तौर पर मुल्ज़म को महफूज करेगी ताकि कोई उसका चेहरा ना दे सके, उस पर कैप डालेगी मुंह पे। अब जब पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार करेगी तो उसको फौरी तौर पर अगले दिन जेल भिजवाएगी। और ID परेड पे ये सेटल हो चुका है प्रिंसिपल। अभी 2024 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है कि अगर मुल्ज़म की जॉइंट ID परेड होगी तो उसको कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। उसमें पुलिस जो है फौरी तौर पर जो ही उसको भेजेगी तो जल्द से जल्द उसकी ID परेड कराने की कोशिश करेगी। अगर डिले से होगी तो उसकी भी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रह जाती। फौरी तौर पर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देगी। सेशन जज जो है इलाका मजिस्ट्रेट को तैनात करेगा और इलाका मजिस्ट्रेट जाकर वहाँ जो है अपना उस ID परेड को सुपरवाइज़ करेगा। ID परेड में जो फिर आगे जो है उसमें 10-1 की रेशो होती है, उसमें हुलिया जात एक जैसे होने चाहिए। FIR में जो है बाकायदा हुलिया लिखा जाना चाहिए। अगर FIR में हुलिया नहीं लिखा हुआ और उसकी ID परेड होगी तब भी उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रह जाती। और अगर ID परेड के दौरान भी वहाँ जाके उसको कोई रोल नहीं दिया जाता, मेयर पिकिंग ऑफ एक्यूज इन ID परेड, उसकी भी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रह जाती। अब ये 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक होल्ड कर दिया है कि अगर मुल्ज़म वहाँ जाकर मजिस्ट्रेट के सामने कहता है कि मुझे गवाह ने देखा हुआ था पहले, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि सबसे पहले मजिस्ट्रेट उस ऑब्जेक्शन का फैसला करेगा कि वो क्या वाकई उसने देखा था। फिर जो जब वो रेशो बन जाएगी तो ऐसे वहाँ फाती इक़दाम करने पड़ेंगे मुझे जेल हकाम को कि गवाह ना उसे दे सकें। जिस दौरान वो जुडिशल रिमांड में रहेगा तो उस दौरान कोई भी उसको मुलाकात नहीं कर सकता इस दौरान तक। फिर उसको एक एक टर्न बाय टर्न वो मदई को बुलाएंगे, फिर गवाहान को बुलाएंगे, गवाहान को मदईयान को बुलाकर उसकी ID परेड की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। और ID परेड को सर्टिफिकेट बाद में जो है ज़रूरी है बाद में देना एंड पे। मजिस्ट्रेट साहब ID परेड के एंड पे सर्टिफिकेट पे जो है मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा। ये ID परेड का जो है फिर ये कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग साबित करनी पड़ेगी जो भी प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन ने की होगी। उसके अलावा जो है कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ कोई मदई या गवाहान मौजूद नहीं है तो कोई जो है कत्ल हो जाता है, तो उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो है कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगी तो डिसीज़ की डेड बॉडी से लेकर जो है मुल्ज़म के नेक तक चेन होनी चाहिए। अगर वो चेन दरमियान में से टूट जाएगी तो मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। इसमें जो है फिर लास्ट सीन एविडेंस या वाइट टक्कर गवाहान, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, रिकवरी ऑफ डेड बॉडी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको कनेक्ट करती हो, वो चेन मुकम्मल होनी चाहिए। यहाँ एक सेटल हो और भी हो चुका है कि अगर सिर्फ एक्स्ट्रा जो कन्फेशन होगा तो कोर्ट्स ने ये करार दिया हुआ है कि ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, नंबर 1। नंबर 2
कुछ अदालती आलिया के फैसला जात मौजूद हैं जिन्होंने उन्होंने करार दिया कि ये बैड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि और दीगर इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने दुरुस्त तरीके से नहीं की हुई। यहाँ हमारे मुल्क में जो कानून मौजूदा राज है वो ओरल एविडेंस का है, जबकि जो हम दुनिया जो अब कर रही है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जा चुकी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उससे मेरी मुराद है डीएनए, फिंगरप्रिंट और मॉडर्न डिवाइस जो दीगर है। लेकिन अभी पुलिस कर रही है, लेकिन वो अभी काफ़ी पीछे है इस मामले में। तो जब तक मॉडर्न डिवाइस और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे नहीं केस को लेके जाते, उस वक्त तक ये केसेस जो हैं वीक टाइप ऑफ एविडेंस में ही आएंगे। यहाँ भी एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अब अगर कोई एक्स्ट्रा जो कन्फेशन करे और वो जॉइंट करे तो जॉइंट एक्स्ट्रा जो कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई मुल्ज़म कन्फेशन करे और वो दूसरे मुल्ज़म के बारे में भी कहे तो वो जो है उसकी भी कोई करॉबरेशन की हद तक होगी, उसकी भी दूसरे मुल्ज़म की हद तक कोई वैल्यू नहीं रह जाती। यहाँ कन्फेशन अगर वो खुद करे तो कन्फेशन के बारे में ये है कि कन्फेशन जो है वो दो किस्म के होते हैं, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी का मतलब ये है कि वो अपने आप को भी मुलव्वस करे और दूसरे को भी अगर वो मुलव्वस करेगा तो फिर वो करॉबरेशन होगी। अगर वो अपने आप को मुलव्वस नहीं करता और दूसरे को मुलव्वस करता है तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रह जाती। तो कन्फेशन फिर जो है अगर 164 के तहत लिखा हुआ है, कन्फेशन फिर जो है अगर 164 के तहत लिखा हुआ है तो वो एक दूसरा तरीका है और वो उसकी कोई थोड़ी बहुत एविडेंटरी वैल्यू रह जाती है। वो भी अगर रिट्रैक्ट हो जाए, वो बाद में मुकर जाए, तो फिर सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि क्या ये कन्फेशन जब इसने किया इस पर कोई दबाव तो नहीं था, कि पुलिस कस्टडी में तो नहीं था, दोबारा पुलिस कस्टडी में तो नहीं गया, ये जो इसने कन्फेशन किया है ये सर्कमस्टांस से मिलता भी है या नहीं मिलता। तो ये कन्फेशन के बारे में जो है जॉइंट अगर होगा तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। वैसे भी एक्स्ट्रा कन्फेशन अगर डिले से कोई उसका बयान लिखा हुआ तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो किसी मौजूद के शख्स के सामने एक्स्ट्रा कन्फेशन नहीं है तो तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मौके पे जिन गवाहान के सामने वो एक्स्ट्रा कन्फेशन करता है और वो उसको नहीं पकड़ते या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनका साबित हो कि उन्होंने नेचुरली कंडक्ट किया मामले को, तो उसका भी कोई अदालतें तस्लीम नहीं करती। ज़्यादातर जो है इस एविडेंस को वीक टाइप ऑफ एविडेंस ही अदालतें कंसिडर करती हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान है किसी के खिलाफ एक्स्ट्रा कन्फेशन बना देना। नेचुरली कोई भी बंदा किसी के सामने कत्ल का इकरार करने नहीं जाता। तो सबमिशन ये है कि ये 3 टाइप ऑफ एविडेंस जो हैं ये हो गई हैं। एक तो और चौथी आगे आ जाती है जी एविडेंस ऑफ रेस जेस्टा, आर्टिकल 19 है कानून शाद का। ये जो है कम इस्तेमाल कोर्ट्स में होती है, लेकिन अभी 2024 में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला किया है एविडेंस ऑफ रेस जेस्टा पे। एविडेंस ऑफ रेस जेस्टा ये है कि अगर फैक्ट्स जो हैं इतने कनेक्टेड हों कि उनको अलहदा ना किया जा सकता हो तो वो जो है मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल एक छोटी सी मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई कत्ल करके वहाँ से मौके से भाग रहा है और दूसरा बंदा अगर मदइया नहीं जानते तो दूसरा बंदा पुकारता है कि ये अज़िया है या वासफ़ है, तो जब वो उसको पता चलता है पुकारने से इसका नाम ये है, तो ये एविडेंस ऑफ रेस जेस्टा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का फैसला किया जिसमें मुल्ज़म सीढ़ियाँ चढ़कर उस फ्लैट में जा रहा था, यहाँ मर्डर हुआ, तो उन्होंने एविडेंस ऑफ रेस जेस्टा को बुनियाद बनाकर उसको कन्विक्ट किया। फिर अगली टाइप ऑफ एविडेंस है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन भी जो है ये एक एविडेंस की टाइप है जिसमें मरने वाला अपना नज़री बयान रिकॉर्ड करता है, जो कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने हो या डॉक्टर के सामने मौजूदगी में हो तो उसकी कोई वैल्यू रह जाती है, और अगर वो फौरी तौर पर हो तो उसकी भी वैल्यू होती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डाइंग डिक्लेरेशन की बुनियाद पर भी मुल्ज़म को कन्विक्ट किया है। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर केस के डिफरेंट होते हैं कि वो डाइंग डिक्लेरेशन कैसे किया गया है, डिले के साथ है, क्या कंसल्टेशन से हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर डाइंग डिक्लेरेशन प्रॉम्प्ट है, फौरी तौर पर है, डॉक्टर के सामने है, मजिस्ट्रेट के सामने है, तो फिर वे एक अच्छी कानूनी शहादत है जो कि प्रोसिक्यूशन के पास होती है। अब उसके बाद जो है
नामालूम केसों में बाज़ औक़ात डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स या रिकवरी ऑफ न्यू डेड बॉडी, ये आर्टिकल 39 के तहत जो है पुलिस जो है उसके सामने कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 40 कहता है कि अगर कोई न्यू फैक्ट्स डिस्कवर हों तो वो जो है कानून जो है वो कन्फेशन उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अगवा हो जाता है, उसकी वेयर अबाउट्स का पता नहीं चलता, पुलिस के पास रिपोर्ट चली जाती है कि बंदा मिसिंग है, तो एक मुलज़म गिरफ़्तार होता है तो वो कहता है जी मैं उसको मार के फ़लाँ जगह पे गड्ढे पे दफन कर दिया था, और वो पुलिस को लेकर वहाँ जाता है। पुलिस उसकी पॉइंटेशन पर वो डिग आउट करती है, वहाँ से डेड बॉडी मिलती है। तो फिर ये डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स है, क्योंकि ये सिर्फ मुलज़म की एक्सक्लूसिव नॉलेज में होता है कि मैंने मार के फ़लाँ जगह पे दबाया। अगर पहले से प्रोसिक्यूशन को उस जगह का इल्म हो और नक्शा बना हो और डिस्कवरी ना हो रही हो, दोबारा उसी जगह मुलज़म लेकर जा रहा हो, तो फिर उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रह जाती। यहाँ एक अर्ज़ कर दूँ कि मजिस्ट्रेट को पुलिस देकर दरख्वास्त देकर भी साथ लेकर जा सकती है, क्योंकि इतना टाइम होता है पुलिस के पास कि वो कन्फेशन किया, मजिस्ट्रेट पास दरख्वास्त दे, मजिस्ट्रेट को साथ लेकर जाए, तो और वहाँ जाकर उसको जगह को खोदा जाए तो वहाँ से डेड बॉडी बरामद हो। ये डेड बॉडी किसी झाड़ियों में फेंकी जा सकती है, किसी नदी नाले में फेंकी जा सकती है, और अगर वहाँ उसकी पॉइंटेशन पे डेड बॉडी बरामद हो जाती है तो उसके ख़िलाफ़ ये अच्छी एविडेंस है और ये उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। अब ये आ गया जी, अगली एविडेंस मैं आपको बताता हूँ, वो है मॉडर्न डिवाइस की एविडेंस। अब मॉडर्न डिवाइस में जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि अब कोई अकरस हो जाता है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो ऐसे हालात मौजूद हैं, उसका गला दबा के मारा गया है, तो वहाँ पे जो है PFS की रिपोर्ट और जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं वहाँ पे जाके उसका बाकायदा उसको स्वैब ले सकते हैं और उसकी फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं, जो अगर गले पे लगी हुई है तो उसका DNA भी लिया जा सकता है और उसको लेबॉरेटरी भिजवाया जा सकता है, और उसके साथ अगर मुलज़म पकड़ा जाता है तो फिर उसको उसके साथ उसके फिंगरप्रिंट को या DNA को मैच कराया जा सकता है। एक एविडेंस ये है। दूसरी एविडेंस, अब ये जो है मोबाइल का वीडियो है, ये एविडेंस भी है, और जो लगे हुए हैं कैमरे गलियों में, काफ़ी हद तक लोगों ने घरों के अंदर भी लगाए हुए हैं, बाहर भी लगाए हुए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी DNA और ये जो है ऑडियो वीडियो एविडेंस को जो है गोल्डन एविडेंस करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं। इनको डिस्कार्ड करना जो है कोर्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, वो ये है कि इनका प्रोसेस मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट किया गया हो। अगर मुकम्मल तौर पर प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया तो फिर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अरशद मलिक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने एक जो है पूरा प्रोसेस बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा मोबाइल के साथ वीडियो बनाता है तो फिर प्रोसिक्यूशन पे ड्यूटी है कि वो उस बंदे का बयान लिखेगी जिसने वीडियो बनाई है, वो मोबाइल कब्जे में लेगी जिससे वीडियो बनाई गई है, और उस मोबाइल को लेबॉरेटरी भिजवाएगी जिसमें वीडियो मौजूद है, और उसके साथ ही मुलज़म के फ़ोटोग्राफ से मुलज़म को भेजेगी ताकि उसको टेस्ट कराया जा सके कि अंदर भी यही मुलज़म है। इसको जो है फोटोग्राफिक टेस्ट कहते हैं। इसमें जो है अगर वो उस वीडियो में अगर शनाख्त हो जाए और इसकी चेन पूरी हो तो ये बहुत अच्छी एविडेंस है। इसमें एक बात और भी की जा सकती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस ने वीडियो एविडेंस कलेक्ट की है तो अगर वो मुलज़म नज़र आ रहा है तो मुद्दई भी उसको दौरान तफ्तीश और अपनी एविडेंस में शनाख्त कर सकता है कि ये बंदा मैंने वीडियो में शनाख्त कर लिया, ये फ़लाँ बंदा है। उसकी एविडेंटरी वैल्यू भी वही होगी जो कि लेबॉरेटरी में जब वो जाएगी तो लेबॉरेटरी रिपोर्ट लेना ज़रूरी है कि ये जो है एडिटिंग नहीं है। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रीट कैमरा लगा हुआ है तो फिर वो स्ट्रीट कैमरे की DVR वहाँ से मौके पे कब्ज़े में लेंगे और उसकी पूरी वीडियो और यही पूरी चेन जो है बना के वहाँ लेबॉरेटरी भेजेंगे। अगर ये सारे लवाजमात पूरे हो जाएं तो सिर्फ वीडियो की एविडेंस में भी सज़ा हो सकती है,
सिर्फ डीएनए की बुनियाद पे भी सज़ा हो सकती है। उसमें भी एक मैं आपको बुनियादी बात बता देता हूँ, जहाँ से डीएनए लिया जाएगा, अगर वो मरने वाला है या कोई विक्टिम है उसका डीएनए लिया जाएगा, तो डीएनए जिसने लिया है उसका भी बयान लिखा जाएगा, जो लेकर जिसके पास गया उसका भी बयान लिखा जाएगा, मुहर्रिर का भी बयान लिखा जाएगा, जो लेकर लेबॉर्ट्री गया उसका, पूरी चेन जाए वकुआ से लेकर लेबॉर्ट्री लेकर जाने तक पूरी चेन मुकम्मल होनी चाहिए। अगर चेन मिसिंग होगी तो ये डीएनए की वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। ले इसमें एक और बात भी है कि डीएनए जो ही लिया जाएगा फौरी तौर पर उसको लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। इकट्ठा मुलज़म के साथ डीएनए और मुलज़म को इकट्ठा लेके जाना भी मशकूक बना देता है। डीएनए पहले जाए, मुलज़म अगर बाद में जाए और उसका डीएनए मैच हो जाए तो ये डीएनए ज़बरदस्त शहादत है, गोल्डन एविडेंस है। इसको कोर्ट ने गोल्डन एविडेंस डिक्लेयर कर दिया है कि डीएनए की शहादत जो है इसमें बहुत पॉसिबिलिटी जो है कम है किसी को गलत तौर पर मुलव्वस करने की, और दुनिया में इसको वर्ल्ड वाइड डीएनए को जो है कबूल किया जाता है। एक और टेस्ट है जिसमें वो खून की गर्दिश से टेस्ट करते हैं, उसका मुझे अभी जहन में ना उसका जहन में नाम नहीं आ रहा, वो लगाते हैं लेकिन उसकी वो एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। पॉलीग्राफिक टेस्ट उसको कहते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट पुलिस लेकर जाती है, उसको सवाल जवाब किए जाते हैं। सवाल जवाब में अगर वो गलत जवाब देता है तो वो आ जाता है, लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वर्ल्ड वाइड जो है इसको नहीं माना जाता। कोर्ट पाकिस्तान की अदालतें भी उसको कमज़ोर शहादत करार देती हैं। अब इसके अलावा जो है कोर्ट के पास आगे जो है ये है एविडेंस जो आती है। इसके अलावा corroborative पीस ऑफ एविडेंस होती है। वो ये है corroborative पीस ऑफ एविडेंस में कि मौके से कोई गोली कब्जे में मिली, गोली को लेबॉर्ट्री भिजवा दिया फौरी तौर पर, मुलज़म से पिस्टल की बरामदगी हुई, उसको मैचिंग के लिए भिजवा दिया, अगर वो मैच हो गया तो ये corroborative पीस ऑफ एविडेंस है। पोस्टमार्टम corroborative पीस ऑफ एविडेंस है, जिसमें गोली कहाँ लगी, सीट ऑफ इंजरी होती है कि डिसीज़ को कहाँ गोली लगी है, मुद्दई ने जो बयान दिया है क्या वहाँ वहीं गोली लगी है, देखना ये पड़ता है। तो ये जो है corroborative पीस ऑफ मोटिव है, corroborative पीस ऑफ एविडेंस है कि मोटिव क्या था। आल दो डबल एज वेपन है, मोटिव दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोर्ट जो है ये डायरेक्ट एविडेंस और दीगर एविडेंस के साथ ये सारी चीज़ें देखेंगी corroboration इसकी है या नहीं है। और अगर सिर्फ मोटिव भी प्रूव ना हो तो कोर्ट जो है उसको मैं जो है मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस में ले जाती है। यहाँ मैं एक मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस में बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि वो जो भी अब अगर डिफेंस काउंसिल हैं तो मिटिगेशन में आ सकती हैं। मिटिगेशन का मतलब ये है कि किसी को भी सजाए मौत से कम करके उसको उम्र कैद की सज़ा या उससे कम, जो मैंने जैसे पहले कह दिया कि सेल्फ डिफेंस है, अपना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, सडन फ्लेयर अप है, तो ये 302C में भी आ सकती है, मिटिगेशन में भी आ सकती हैं। मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस ये होते हैं, मसलन मैंने बता दिया मोटिव के हद तक कि अगर मोटिव प्रूव नहीं है, सिंगल फायर आर्म इंजरी है, तो मिटिगेशन में उसको लिया जा सकता है। नंबर 2, सडन फ्लेयर अप को भी लिया जा सकता है। नंबर 3, अगर वो मतलब ये है कि प्री मेडिएटेड अकरेंस ना हो, पहले से तैयारी करके ना आया, वो अचानक हो गया। फिर अगर व्हाट हैपेंड बिफोर अकरेंस, अगर दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो गवाह और मदईयान बाद में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं जी लड़ रहे थे, जब पहुंचे हैं तो मुलज़म ने उस पर फायर कर दिया। जब इस तरह की सर्कमस्टांसेस आएंगे तो उसको जो मिटिगेशन होगी कि व्हाट हैपेंड बिफोर अकरेंस नोबडी नोज, तो उसको मिटिगेशन में कोर्ट कंसिडर कर सकती है। और साथ ही एक लफ्ज़ यूज़ होता है डिमिनिश रिस्पांसिबिलिटी। एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केस का फैसला किया कि क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वहाँ लड़ाई हो गई, बंदे ने फायर करके 2 बंदे कत्ल कर दिए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिमिनिश रिस्पांसिबिलिटी के तहत उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी। तो ये 5-6 जो मैंने पहले वर्द किए हैं और ये 7 मिलाकर मिटिगेशन में है। फिर अगला जो सिलसिला होता है कि कोर्ट्स 2 तरीके से किसी भी केस को असेस करती हैं एविडेंस को। मैं अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस पे भी बात करता हूँ। एक कोर्ट्स करती है सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम चैफ। 2 प्रिंसिपल राइज हैं, सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम चैफ
और दूसरा है फाल्सो इन ओनो फाल्सो से नॉमिनीबस। जो आज से पहले था वो स्विफ्ट ग्रेन फ्रॉम चैफ था कि 10 बंदों ने अक्रंस किया तो कोर्ट समिति थी कि 9 शामिल नहीं है और एक जो है इसने किया, कोर्ट एक को सजा देती थी, 9 को क्विट कर देती। जब ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब आए तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को बदल दिया और फाल्सो इन ओनो और फाल्सो ओमनिबस कर दिया कि अगर 5-6 एक्यूज हैं तो प्रोसिक्यूशन ने अगर एक ही हद तक झूठ बोला तो फिर सबकी हद तक झूठ बोला। इसके साथ ही एक रेलेवेंट बात है कि अगर सेम एविडेंस पे एक दो बंदों को सेम रोल है और एक नीचे कोर्ट ने क्विट कर दिया तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट दूसरे को सजा नहीं करेगी अनलेस उसको स्ट्रॉन्गेस्ट कराबोरेशन उसकी मौजूद ना हो। तो ये 2 प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। जब भी आपने तैयारी करनी है तो ये नहीं सोचना कि आपने एक झूठ पकड़ लिया है तो हमने ये जो है अब केस जीत लिया है, क्योंकि कोर्ट अभी भी दोनों प्रिंसिपल चल रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट की मर्जी होती है कि वो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर दे, क्योंकि कत्ल के केसों में ये बहुत बड़ा जुर्म है जो कि सोसाइटी के खिलाफ किया जाता है। तो कोर्ट्स ऐसे नहीं हर बंदे को छोड़ देंगी कि ये ललकारा वाला जो है बरी हो गया है और दूसरा जो साथ आने वाला वो बरी हो गया तो हम तीसरे को भी छोड़ दें। तो हर सर्कमस्टांसेस, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, हर केस के डिफरेंस हैं। 2 प्रिंसिपल पे कोर्ट जो है ये केस का फैसला करती है, मैंने बता दिया। फिर आगे जो है 3 प्रिंसिपल हैं जिनको कोर्ट जो है उनको असेस करती है किसी भी एविडेंस को। वो है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड। मिसाल देता हूँ कि अगर कोई अक्रंस होता है तो कोर्ट देखेगी कि ये जो अक्रंस हो रहा है ये गवाहान इस जगह पर पहुँच सकते थे या नहीं पहुँच सकते थे, ये क्या इन्होंने ट्रूथफुल एविडेंस दी है या गलत दी है। फिर ये देखेगी कि ये जो अक्रंस बयान जिस अंदाज से बयान कर रहे हैं इस बयान से अक्रंस होना मुमकिन भी है, क्या ये जो बयान दे रहे हैं ये मेडिकल से भी कोराबरेट करता है या नहीं करता। तो ये 3 प्रिंसिपल जो हैं कोर्ट जो है हर केस को देखेगी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, और ये प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की लाइट में देखेगी। यहाँ एक अर्ज कर दूं कि मेयर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोसिक्यूशन साबित ना कर सके तो आप पॉसिबल हो कि मुलजम ये कर सकता, तो उस प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर मुलजम को सजा नहीं दी जा सकती। एविडेंस कोर्ट ने इन तीनों प्रिंसिपल के तहत असेस करनी होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जितनी मर्जी आई हो कोर्ट कि ये हो सकता है ऐसे ही मुलजम ने किया है तो ये तो फिर रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट में चले जाए कि हो सकता किया या नहीं किया। तो एविडेंस असेस जो कोर्ट करेगी इन 3-5 ये मैंने बता दिए हैं, 2 प्रिंसिपल वो बता दिए, कोर्ट ये 3 बता दिए। अब ये देखना है कि कोर्ट में एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन किस तरह की लेकर आती है, ये देखें। अब 90% केसेस में जहां अक्रस होता है वहां के विटनेसेस नहीं होते, तो गवाहान को जो है पुलिस जो है लेकर आती है तो वो चांस विटनेसेस होते हैं। चांस विटनेस पे जो है वो केस सेटल हो चुका है कि चांस विटनेस अगर मौके पर अपनी मौजूदगी की वजह सही तरीके से बयान नहीं कर सकता तो उसकी सिर्फ इस बुनियाद पर ही एविडेंस जो है डिस्क्रेडिट की जा सकती है। अब अगली बात है जो कि बड़ी रेलेवेंट है, जो कि हर वकील को पता होनी चाहिए कि पोस्टमार्टम और एफआईआर या एविडेंस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो तब भी कोर्ट उसको नहीं मानेगी एविडेंस को। जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है, पहले इंक्वेस्ट रिपोर्ट और इंजरी स्टेटमेंट तैयार होती है, उसके बाद पुलिस की जो है रिक्वेस्ट पर पोस्टमार्टम किया जा सकता है। 90% केसेस में देखा गया पोस्टमार्टम डिले होती है। जब वो पोस्टमार्टम डिले होगी तो कोर्ट जो है उस एविडेंस को जो है मशकूक देखेगी, क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे वो प्रिपेयर जो है करने में टाइम लगा मुकदमे को। अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन की फेवर में कुछ फैसले दिए हैं कि ये टेक्निकल बुनियाद पर भी पोस्टमार्टम डिले हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ने किया हो कि रात का वकूआ है वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, कुछ थोड़े से फैसले अभी ये इस बात पे भी आए हैं। अब ये आगे मैं थोड़ा सा मेडिकल के बारे में थोड़ा सा आपको गुजारिश कर देता हूँ। ये मौका कभी मिलता है, रोज़ आप नहीं कर सकते। मेडिकल एविडेंस जो है
जो है फायर आर्म इंजरी किस नौइयत की होगी। ये मैंने बार में बताई थी लेकिन रह गई, अब मैं बताता हूँ फायर आर्म इंजरी की कितने फासले से क्या आएगा। ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग, चेयरिंग, सैटेलाइट वूंड, शूटिंग, ये मुख्तलिफ 7-8 जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं इस्तिलाहात, जो कि अगर इनमें से कोई भी हो तो विदिन 5 फीट इंजरी आएगी। क्योंकि ब्लैकनिंग का मतलब ये होता है कि अगर फायर करता है तो उसका जो पाउडर है वो ऊपर जाके गिरता है। और उसके अलावा जो सैटेलाइट वूंड, ये कम इस्तेमाल हो रही है टर्म्स में, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि सैटेलाइट वूंड जो है वो जैसे सैटेलाइट है वो ऐसा जर बनाएगा ऐसे करके, क्योंकि वो ऊपर रख के मारा गया होगा। चेयरिंग, टैटूइंग, कोई भी एविडेंस जो कि क्लोज रेंज होगी वो ये 5-6 अज्जा उसमें होंगे। आपने मेडिकल एविडेंस को पढ़ना है, उसमें लिखा होता है कि इस पर ब्लैकनिंग बर्निंग है या नहीं है। उसके अलावा जो अगली बात ये है कि काइंड ऑफ वेपन अगर पायलट यूज होगा उसमें जो है ओवल शेप आएगा, ओवल शेप नहीं आएगा तो ग्रुप होगा, क्योंकि छरे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। अगर फिर भी एक छरा लगा हो तो उसकी इंजरी 0.5 सीएम की आएगी, इससे ज़्यादा, क्योंकि छरे का साइज के हिसाब से इंजरी आएगी, उससे ज़्यादा इंजरी नहीं आ सकती। अगर बुलेट की इंजरी आएगी तो वो 1 तक जा सकती है, 0.75 से 1 तक जा सकती है। और अगर राइफल की इंजरी आएगी, यहाँ लॉर्ड शेख अमजद रफीक साहब ने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है राइफल और बुलेट की इंजरी के ऊपर, और उन्होंने बताया, ये भी लिखा हुआ है कि ये जो बुलेट की है रफ्तार कितनी है और राइफल की रफ्तार, क्योंकि राइफल की रफ्तार बहुत ज़्यादा, उससे 100 गुना ज़्यादा है। अगर बुलेट की इंजरी आएगी तो जब वो बाहर निकलेगी तो 3 का सुराख करेगी, 3 सीएम का, क्योंकि वो रोटेट करके जाती है। बुलेट इंजरी सीधी जाती है, जितना वो आगे से लगेगी वो पिछले तरफ भी उतना ही जाएगी। तो ये फिर आपने मैंने बता दिया ब्लैकनिंग, बर्निंग, ये फिर उसके अलावा जो है इसमें देखा यह जाता है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसमें 25-26 खाने लिखे होते हैं। उसमें वो हर चीज़ लिखते हैं कि लाश के पास से क्या निकला क्या निकला। अगर आंखें और मुंह खुली हों तो ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ इस बुनियाद पे भी एक्विट कर देती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में कोई भी बंदा जो मरता है सबसे पहला काम यही किया जाता है कि उसकी आंखें और मुंह बंद किया जाता है। अगर उसकी आंखें और मुंह खुला हुआ पोस्टमार्टम के वक्त तो इसका मतलब कोर्ट ये असेस करती है कि कोई मौजूद नहीं था, इसकी अनअटेंडेड डेड बॉडी थी, इसको उठाकर लेकर आया गया है यहाँ पे और फिर जिस मुद्दईयान को बुलाकर और ये जो किया गया है। तो उसके अलावा जो है इंटरेस्टेड विटनेस हैं, अगर वो उसके दुश्मनी रखते हैं तब भी कोर्ट्स जो है काशन अप्रोच रखेंगी। हाँ, अगर इंजर्ड पीडब्ल्यू है तो कोर्ट्स उसको बिलीव करती हैं, क्योंकि इंजर्ड पीडब्ल्यू के बारे में ये है कि उसकी मौके पे मौजूदगी जो है साबित होती है। लेकिन एक इसमें फ़र्क है कि अगर इंजर्ड पीडब्ल्यू का बयान भी डिलेड है और वो डिले से लिखा हुआ है तो उस पर भी कोर्ट जो है डिसबिलीव कर सकती हैं, क्योंकि फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि उस इंजर्ड जो है उसने प्रोसिक्यूशन की एफआईआर के मुताबिक उसका बयान दिया। अगर उसको प्रॉम्प्ट एफआईआर दी है, फौरी तौर पर एफआईआर है, उसमें डिले नहीं है, फौरी तौर पर पोस्टमार्टम है, तो कोर्ट उसको कंसिडर करती है। यहाँ जो है मुल्ज़मान की तादाद में बारे में भी जो है कोर्ट्स बड़ी जो है कॉशियस अप्रोच रखती हैं। अगर सिंगल अक्यूज़ हो तो फिर कोर्ट्स का ये व्यू है कि सब्स्टिट्यूशन इज रेयर फिनोमेना, क्योंकि कोई भी बंदा अपने किसी को गलत तौर पर एक मरा है और एक ही मुल्ज़म है तो बहुत कम चांस हो जाता है कि उसको जो है उन्होंने गलत मुलव्वस किया है। आमतौर पर आर्डनरी हर फायर के साथ एक मुल्ज़म ऐड किया जाता है। अगर 6 फायर लगे हैं तो 6 मुल्ज़मों को जो है रोल दे दिया जाता है। तो फिर चांस ये बन जाता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह हो गया, कोई मेडिकल में रह गया, तो फिर वो सारे के सबको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पूरा प्रोसिक्यूशन ने झूठ बोला होता है। सिंगल अक्यूज के बारे में जो है सेटल हो चुका है कि ये रेयर फिनोमेना है, लेकिन फिर भी कोर्ट सारी चीज़ें देखती हैं कि चांस विटनेस है, डार्क नाइट अकरेंस तो नहीं है। अब फिर अगली एविडेंस आती है डार्क नाइट अकरेंस की। डार्क नाइट अकरेंस में कोर्ट जो है सस्पेक्ट एविडेंस के तौर पर देखती है। डार्क नाइट अकरेंस में सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट के साथ साथ सोर्स ऑफ लाइट को कब्जे में लेना भी ज़रूरी है और नक्शे में भी दर्ज किया जाए, और फिर वो ऐसा टाइम हो जहां मुद्दई की मौजूदगी बनती हो।
अगर रोड पे चल रहा है तो मदई वहाँ क्या कर रहा था कोर्ट देखेगी। हाँ, अगर वो घर का वकूआ है तो फिर तो मदई भी मौजूद हो सकता है, गवाह भी मौजूद हो सकता है। तो कोर्ट्स जो हैं ये मुख्तलिफ तरीके से एविडेंस को असेस करती हैं। तो मेरी सबमिशन ये है कि जो भी आपके पास फाइल आवे तो सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि किस किस टाइप की एविडेंस है, कि कौन सा जुर्म बनता है, क्या मैंने डिफेंस लेना है, क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने कैसे करनी है। इफ्तिखार भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने दूसरा एक लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करवाया था कि क्रॉस कैसे किया जाता है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इसको उसके साथ ही मिलाकर पढ़ा जाए। तो आप कुछ मैं अगर असिस्ट कर सका हूँ तो मेरे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त बात होगी, क्योंकि यहाँ ये मैं समझता हूँ कि तमाम वकला एक दूसरे से हर वक्त सीखते हैं और ये सीखने का अमल है, और हम इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें कोई यार वाली, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने यहाँ मैं कर दूँ कि मैंने तमाम जुडिशल फाइल और पुलिस फाइल जो है अपने हाथ से लिखी थी। अब ये एक छोटी सी बात आगे आ गई है पुलिस फाइल की। पुलिस फाइल जो है ये रिकॉर्ड होता है, पुलिस का अपना प्रिविलेज रिकॉर्ड है, आप उसको नहीं ले सकते उस पुलिस फाइल में को, लेकिन आप कोर्ट में रिक्वेस्ट करके उसको गो थ्रू कर सकते हो, कोर्ट भी उसको जवाब ले सकती है पढ़ के उसको, उसमें से आप मुलाजा मौका ले सकते हैं। 161 के बयान तो पहले ही आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा एक बयान बादरियाफ्त लिखा जाता है। बादरियाफ्त बयान के बारे में असूल ये है कि उसको एप्लीकेशन देकर कॉपी ली जाती है। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स तमाम पढ़ने आ जाएं तो 90% मसाइल जो हैं हमारे दोस्तों के हल हो सकते हैं। कि जो मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पहला आर्ट है कि आपने FIR पढ़ ली है और उसमें अगर आपको पता चल गया कि आपने किस डगर पर केस लेकर जाना है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तो आप पता होना चाहिए क्या फ्लाज है और उनको आपने कैसे मीट आउट करना है। अगर आपने डिफेंस की तरफ से होना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या गलती हैं और मैंने कैसे जो है इसको मीट आउट करना है। यहाँ अच्छा वकील वो है जिसको ये पता हो कि मैंने कौन सा सवाल नहीं पूछना, और दूसरा उसको ये पता हो कि मैंने क्या कहाँ रुकना है क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत बड़ा एक फील्ड है, बहुत बड़ा समंदर है, जिसके बारे में दोबारा, क्योंकि वीडियो की भी एक टाइमिंग है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले से, अगर दोबारा मौका मिला तो फिर मैं इस पर पूरा एक एक बात पे क्रॉस पे आपको असिस्ट करूँगा। पहले भी लेक्चर मौजूद है, तो मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ इफ्तिखार भाई का, उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपको कुछ गोशगुजार कर सकूँ, और मेरे लिए बात से फ़ख्र होगा अगर मेरी बात से किसी को कुछ फ़ायदा पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। बाहैसियत वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान और लीगल टॉक्स के जो टीम है उसकी तरफ से मैं चौधरी ज़ियाउर रहमान रंधावा साहब का इंतहाई मशकूर हूँ